सबसे पहले मैं आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगा अपने आज स्टूडियो में, जहाँ पर हम लोग बहुत उम्दा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल टीचर्स हमारे बीच में हैं और बहुत एक्सपीरियंस हमारे साथ में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो टॉक शो है वो आपको नॉलेज देगा, उत्साह देगा, मोटिवेशन देगा। और आप आज ये जो टोटल डिस्कशन होने वाला है उसके बाद में आपको लगेगा कि आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। आज जिस टॉपिक को हम फोकस करने वाले हैं वो टॉपिक है करियर इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में भविष्य क्या है विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का। ये एक बहुत उम्दा ब्रांच है और इस ब्रांच में करियर की बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर अगर नटसेल में अगर बात को अगर हम समझना चाहे तो हमें इतना सा समझ लें कि जो चीज़ हमें मजा आता है वहाँ हमें सफलता मिलती ही है। सफलता इस बात से नहीं मिलती कि हमने एक्स कोर्स किया या वाई कोर्स किया। एक चीज में कोई सफल है तो दूसरा उस दूसरी चीज में सफल हो सकता है। एक एरिया में कोई सफल है तो दूसरे एरिया में दूसरा व्यक्ति सफल हो सकता है। सफलता किसी कोर्स को सिलेक्शन से नहीं होती। सफलता इस बात से तय होती है कि आप वो कर रहे थे जिसमें आपको मजा आ रहा था, क्योंकि आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन में जा रही थी। जहां आपकी एनर्जी जाएगी वहीं आपको सफलता मिलने वाली है। हमारे पास एक्सपर्ट्स का पैनल है और यंग टीचर्स का जो डायनामिक भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, जिन्होंने अपने हाल ही में अपने करियर यात्रा की शुरुआत की है, जो प्रोफेसर्स है बाय प्रोफेशन और जो बच्चों से जुड़े हुए हैं, जो यूथ से जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सबसे पहले सोशल साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें एक उम्दा ब्रांच जो डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई है, जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। आप अगर पॉलिटिकल साइड में अपना करियर आजमाना चाहते हैं, यदि आप एमपी, एमएलए और सरपंच जैसे चुनाव लड़के लोगों को सर्व कर देना चाहते हैं, तो मैं हमारे बीच में प्रोफेसर वंदना नागोरी मैम है जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। लोग अक्सर सोचते हैं मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद सोशल साइंस के लिए नहीं है, लेकिन सोशल साइंस में मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे बीच में दूसरे प्रोफेसर है प्रोफेसर भारती मैम। आप वास्तव में आपके अंदर भारतीपना है। भा का मतलब होता है नॉलेज और रथ का मतलब जिसमें होता हो, जिसमें नॉलेज होता हो वो भारतीय हो सकता है, वो भारत हो सकता है। भारती मैम, आपका स्टूडियो में स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दें। तीसरे प्रोफेसर जो बहुत यंग है लेकिन पैशनेट टीचर हैं, प्रोफेसर विशाखा, जो कि आप हमारे को विजुअल आर्ट्स के बारे में बताएंगे कि विजुअल आर्ट्स में क्या करियर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्सपर्ट्स हमारे बीच में प्रोफेसर शकीना, जो कि मास कम्युनिकेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन हमारे को बताएंगे। इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में भी अप्लाई है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन देने वाले हैं प्रोफेसर पायल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हम सब लोग आजकल जानना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, वो है एक सिक्योर जॉब चाहते हैं। सभी लोग सिक्योर जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। कैसे मिलेगी जॉब, इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच में प्रोफेसर साकेत शर्मा सर भी है, जो हमारे को सारी जानकारियाँ देंगे जो कि आपको एक सिक्योर यानी गवर्नमेंट यानी प्रोफेशनल कोर्स जॉब से आपको जोड़ेगी। वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोफेसर साकेत शर्मा देंगे। हमारे बीच में फर्दर एक्सपर्ट है प्रोफेसर एकता शर्मा मैम, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वेलकम इन आवर स्टूडियो। हमारे बीच में ज्योग्राफी के एक्सपर्ट है प्रोफेसर निखिल चतुर्वेदी सर। सर आपका स्वागत है। हम चाहेंगे आज की डिस्कशन को हम बहुत जोरदार और उम्दा बनाएं, बहुत अच्छी और यूजफुल इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए उपलब्ध कराएं, क्योंकि जो भी लिसनर है वो बहुत स्प्रेड ओवर है और उनके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सब इंफॉर्मेशन का मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है। इतने सब एक्सपर्ट का एक जगह आकर अपनी सारे अनुभव को आपके साथ शेयर कर लेना बहुत बड़ी बात है। और हमारे बीच में फर्दर जो है वो साइकोलॉजी बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है। लोगों के दिल में, लोगों के मन में जो चीजें चल रही है, उनके बिहेवियर के पीछे जो रीजंस है
उन्हें फाइंड आउट कर लेना और करके उसके रीजन को फाइंड आउट करके उसका मेक सॉल्यूशन निकाल लेना, ये कितना उम्दा और कितना पावरफुल सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी में कौन बच्चे जाए, इससे रिलेटेड एक्सपर्ट आज हमारे बीच में प्रोफेसर शिप्रा गुप्ता मैम, आपका स्वागत है। और एक और एक्सपर्ट जो हमारे बीच में है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर, जो आप लोगों का एक फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है शायद हर यूथ का, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज काम किया जाता है वो पूरा ग्लोबल लेवल पे हमारा हॉराइजन बढ़ जाता है, हम सारी जानकारी जुटा पाते हैं। इंग्लिश को ऐसा कहे कि ये सबसे ज़्यादा बोली और सुनी जाने वाली भाषा है तो शायद सही होगी। तो इंग्लिश लिटरेचर भी एक बहुत अच्छा और उम्दा सब्जेक्ट है इस ब्रांच का, सोशल साइंस ब्रांच का। वेलकम प्रोफेसर मीनाक्षी मैम। और हमारे बीच फाइनली धर्मेंद्र कुमार वर्मा, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा सर भी है, जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। तो इतने सब पावरफुल जो टीचर्स और प्रोफेसर जब जहाँ हो तो मुझे लगता है वहाँ नॉलेज तो कर सकेगा। सो खुद देख लिए तैयार हो जाए। और वो स्टूडेंट जो कि सोशल साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है उनको अपने सारे तमाम उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो कभी सोचा करते थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे उन्हें मिल जाए। वो नाउ इट इज पॉसिबल। अभी कुछ ही समय में हम ये सारी बातें जानेंगे। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे बीच में हैं और ये आप अभी अपने सवाल रख सकेंगे, करियर से रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिमाग में आएंगे, जहन में आएंगे, आप भी अपने सवाल रख सकेंगे। मैं अधिक समय नहीं लेता, मैं सबसे पहले चलता हूँ वंदना दरुका मैम से। और इससे भी पहले एक ऐसा सवाल मैं पूछ लेना चाहता हूँ साकेत, प्रोफेसर साकेत शर्मा सर से कि सर, हर बच्चा जो सोशल साइंस में आ रहा है उसके दिमाग में एक बात है उसके जहन में, और वो है गवर्नमेंट जॉब। कि गवर्नमेंट जॉब में मैं कैसे हासिल और मुझे एक सिक्योर जॉब कैसे मिले। तो जो बच्चे सोशल साइंस में हैं उनका मोर फोकस जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ है। तो आप मुझे सर, हम सब लोगों को अभी ये बात बताएं कि सोशल साइंस से गवर्नमेंट जॉब को कैसे हासिल कर सकते हैं, एक सेफ सिक्योर जॉब को वो कैसे हासिल कर सकते हैं अगर उनके पास सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो। Good morning everyone. Thank you sir for providing me this opportunity to talk to you all people. सोशल साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका इम्पोर्टेंस तो हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह काम आता है। जैसे आप आईएएस से लेके अगर बैंक और एसएससी कोई सा भी आप एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको यही सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। जैसे ये सामने मेरे ज्योग्राफी में देख सकता हूँ, ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो ज्योग्राफी के लगभग 5-6 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में से आपको मिलेंगे। पब्लिक एड हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, सोशल साइंसेस, मतलब पूरा एसएससी फील्ड डिपेंडेंट है पूरा सोशल साइंस पे। इसके अलावा आईएएस में आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, तो सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में से। और अब तक ये होता है कि इंजीनियर्स भी यहाँ तक कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को ही चूज करके आईएएस और आरएएस बन जाते हैं, क्योंकि उनको खुद के सब्जेक्ट्स बहुत टफ लगते हैं। और मैं सच बताऊँ, मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे इन सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। पिछले 10-11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ एंड ट्रेनर। पिछले 10-11 साल से मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है एप्टीट्यूड में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जीके को प्रिपेयर करने के लिए ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो। और सोशल साइंस के थ्रू अगर आप पहले से ये पढ़ते हुए जा रहे हो, ग्रेजुएशन में अगर आपने पहले ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात ये होती है कि हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि स्टार्ट कब से करें हम ये सब प्रिपरेशन। जब हम ग्रेजुएशन में हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन की करना, तो हमको ये पता ही नहीं होता कि हमें यही सब चीज़ें आगे ढंग से और भी स्किलफुली करनी। तो अगर उस समय हमको ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन सारी ढंग से हम कर लें कि कैसे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस सब्जेक्ट का किया जा सकता है, तो ये हमको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। तो सोशल साइंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, कोई सा भी आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम इस तरह की जॉब, बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, एसएससी के एग्जाम देना चाहते हैं, एनडीए के एग्जाम देना चाहते हैं या बैंक के एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ कॉमन चीज़ें करनी होती है, कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो उन्हें पास करने होते हैं। उनकी प्रिपरेशन के लिए
उन्हें किन बात की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उनके लिए शुरू से तैयारी करें ताकि 3 years आफ्टर पास कंप्लीशन ऑफ 3 year बैचलर लेवल उनके पास में वो सब इंफॉर्मेशन और सब नॉलेज और सारी अवेयरनेस हो, सो दैट दे कैन फाइट द एग्जामिनेशन। वो कौन से कॉमन पेपर है जो उन्हें फोकस करनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट सिक्योर जॉब? देखिए सर, आज अगर हम देखें तो इस समय जो एटमॉस्फेयर है हमारे देश का, उसमें गवर्नमेंट जॉब को बहुत ही सिक्योर जॉब माना जाता है और सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड जॉब माना जाता है गवर्नमेंट जॉब को। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का अलग ही एक इम्पोर्टेंस है। उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयार करना पड़ता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा होता है कि बहुत ही जनरलाइज्ड होता है, उसमें आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट को फाइट कर सकते हैं। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश उसमें बिल्कुल बेसिक 10th लेवल की आती है, जिसको आप बीए के स्टूडेंट हैं, अगर आर्ट्स के हैं तो भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इंजीनियर्स भी कर सकते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स हैं तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा और सोशल साइंस वाले हैं तो मैथ्स और रीजनिंग समझ में नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही जनरलाइज्ड चीज़ें पूछी जाती हैं। उसमें आपको ट्रिक से पढ़ना पड़ता है। जैसे आप अगर एसएससी और बैंक्स के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अगर इंजीनियर्स भी वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो भी उसमें पिछड़ सकते हैं और बहुत पिछड़ते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोशल साइंसेस के होके भी उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं केवल हार्ड वर्क से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप एक ऐसे फैकल्टी के साथ पढ़ रहे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको सारी ट्रिक्स बता रहा है, इस तरह से समझा रहा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। कई बार जनरली ऐसा होता है कि हम सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं तो उनको मैथ्स में मजा नहीं आता। अब फैकल्टी भी अगर आपको ऐसा मिल गया जो आपको उसी लेवल से पढ़ा रहा है इंजीनियर्स के लेवल से, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ ये सब चीजें पढ़ते हैं और तो आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है और सारी ट्रिक्स सीख के आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टार्ट जो इनकी करनी चाहिए, मैंने अभी भी बोला, पहले भी बोला था कि स्टार्ट इसकी ग्रेजुएशन के फर्स्ट डे से ही होनी चाहिए। कई लोग ऐसा होते हैं कि दे ऑलवेज कीप थिंकिंग यस आई विल डू इट, दे स्पेंड देयर वैल्यूएबल टाइम ऑफ ग्रेजुएशन ओनली थिंकिंग अबाउट इट कि मैं तो ये करूंगा, लेकिन वो टाइम पूरा निकल जाता है। लेकिन जो लोग इनिशिएटिव ले पाते हैं, जो लोग स्टार्ट कर पाते हैं, वो लोग उनसे भीड़ से बिल्कुल एकदम अलग हट के खड़े होते हैं और इन एग्जाम्स को पास कर पाते हैं। मैं इसको विटामिन टी और विटामिन एस बोलता हूँ, विटामिन थिंक और विटामिन स्टार्ट। विटामिन थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको सोचना भी चाहिए, थिंकिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी ओवरडोज हमारे अंदर है तो हम केवल थिंकिंग करते रह जाते हैं एंड वी आर लेफ्ट बिहाइंड बाय दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दीस एग्जाम्स। तो हमको विटामिन स्टार्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। विटामिन थिंक को इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए हमारे अंदर कि वो विटामिन स्टार्ट को सप्रेस करने लग जाए। एक स्टार्ट बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ईयर से हम उसको, अगर हम पूरे कोर्स को डिवाइड कर लें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में और हमारे क्लासेस के अलावा थोड़ा थोड़ा टाइम उनको देते रहें तो हम जरूर इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि जो लोग डिले करते हैं वो अपने करियर को भी डिले कर लेते हैं। अरुंधति भट्टाचार्य ने जब एसबीआई पीओ के रूप में ज्वाइन किया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो सीईओ बन जाएंगी। तो उनकी जो ये प्रोसेसिंग वो पीओ से नहीं हुई थी, उन्होंने बचपन से, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगी तो उन्होंने बचपन से इसकी प्रिपरेशन की है इन सब चीजों की, वो बचपन से ऐसे बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हमें ये चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमको पता है आईएएस में टॉप किया है जयपुर की लड़की, नाम का टीना है शायद, हाँ, उन्होंने उनकी अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कब से उनकी मम्मी का उनका कितना योगदान है, उनकी मदर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया उनकी लाइफ में। तो वो सब ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड नहीं हुआ था, वो सब पहले से प्रोग्रामिंग चल रही और आपका बेस्ट टाइम होता है फर्स्ट ईयर से, तो आपको सिंसियर हो ही जाना चाहिए इन सब एग्जाम्स के लिए। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए और आपने ये सही बताया कि कोई भी काम जो है एकदम से नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे विचार, बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारी मेहनत लगती है। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत अच्छा था और व्यवहारिक एग्जाम्पल आपने दिया। निश्चित रूप से अगर हमें आगे बढ़ना है तो शुरू से ही फोकस करना पड़ेगा और ये एक आपने बहुत ही सही इशू उठाया कि फर्स्ट ईयर से ही तैयारी चालू हो जानी चाहिए। सो अगर फर्स्ट ईयर से ही हम लोग फोकस्ड है तो हमारी एनर्जी 3 साल तक सही जगह लगेगी और एज ए रिजल्ट हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर ग्रेजुएशन हम सीधा वो एग्जाम देंगे और सफलतापूर्वक उसको पास करेंगे, क्योंकि 3 साल तक हमने सही जगह अपनी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट किया, ऊर्जा को सही जगह पे हमने लगाया है। इस वजह से अच्छे रिजल्ट आएंगे, इस बात की पूरी संभावना बन जाएगी, इस बात की पूरी निश्चितता बन जाएगी, ये बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा।
So sir, thank you for such a precious and valuable knowledge. निश्चित रूप से वैज्ञानिक ग्रुप ऑफ कॉलेज ने भी इस साल से ये प्रयास किया है कि बच्चे जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में फोकस्ड हो जाए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे मैथमेटिकल एबिलिटी की बात हो, ये सभी चीज़ें हर साल कंप्लीट करते जाए और बहुत ही फोकस्ड हो जाए ताकि सक्सेस जो है उनके कदम चूमने लगे। सो मुझे इस बात पे गर्व है कि ये सब काम जो है प्रोफेसर साकेत के देखरेख में होगा। आप पिछले 10 साल से इसी सब्जेक्ट की महारत ही है और पूरे जयपुर में आप ख्याति प्राप्त भी है इसी काम के लिए। मुझे लगता है आपकी देखरेख के अंदर जो बच्चों का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया फॉर सच ए इम्पोर्टेंट एंड प्रीसियस इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। हम आगे चलेंगे, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा एरिया है और पॉलिटिक्स जो है उसमें अच्छे नेताओं की आज भी बहुत बड़ी जरूरत है। ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की, अच्छे पॉलिटिशियन की बहुत जरूरत है और ये बहुत तेजी से ये परिवर्तन आ रहा है जिसे हम लोग महसूस भी करते आ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट पर्सन एक पार्टी खड़ी कर देता है। एक विचार ही तो सबसे पावरफुल चीज है। विचार हो, नॉलेज हो और एक आइडिया हो तो सोसाइटी बदलने की ताकत पैदा हो सकती है एक एरिया के अंदर। ये एरिया है पॉलिटिकल साइंस वाला एरिया। मैं प्रोफेसर वंदना दरोगा मैम से जानना चाहूँगा कि सोशल साइंस में पॉलिटिकल जो सब साइंस है इसमें करियर की क्या संभावनाएं हैं और बच्चे किनको ये कोर्स ऑप्ट करना चाहिए इनफैक्ट। गुड मॉर्निंग। ये कोर्स पॉलिटिकल साइंस जो है हर सब्जेक्ट मैनेजमेंट सिखाता है। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि केवल एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस भी उनके लिए सही है जो कि किसी भी सरकार में गवर्नेंस में मैनेजमेंट चाहते हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए जो कि थोड़ी बहुत भी लोग की जानकारी रखता है, जिसको आर्टिकल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, जो धाराओं के बारे में जानना चाहता है, जो संविधान के बारे में जानना चाहता है, उनको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट उनके लिए सही है क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन गवर्नमेंट जॉब्स में पॉलिटिकल साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन हमेशा होते हैं, तो उनको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए। आरआईएस करना है, आईएएस करना है, सिविल सर्विस में जाना है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इवन कि बैंक, एसएससी के एग्जाम जो होते हैं उन सब में लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इन सब का एक बिल्कुल फिक्स एक उनका सिलेबस होता है। उन सबको अगर कवर करना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया। अगर आपके पास एक विचार है और उस विचार को आप बड़ा करके समाज में सुधार लाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको पंचायत का, पंचायती राज का, सरपंच का अधिकार जानना चाहते हैं, तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम, ब्यूरोक्रेट्स, ये किस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है, किस तरह सोसाइटी को ये लोग गवर्न करते हैं, क्या इनके अधिकार है, क्या इनकी ड्यूटीज है, किस सेक्शन से गवर्न होते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा संविधान कैसा है, संविधान के अंदर जो विभिन्न लॉ है वो कौन से है। अगर आप अच्छे लर्नर है, अगर आप जिज्ञासु है, यदि आप सोसाइटी में सोशल स्टेटस चाहते हैं, लोगों से मिलके काम करने में आपको मजा आता है, मुझे लगता है ऐसे केसेस के अंदर पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पाते। अब में टेक्निकल स्किल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अगर इस तरह का विचार है, आपके पास आइडियाज़ है, आप में एचआर स्किल्स है और आप समाज में सुधार लाना चाहते हैं, आप एनजीओ रन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब तक हमारे को सोसाइटी और सोसाइटी में गवर्नेंस सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम लोगों से काम कैसे ले सकते हैं और लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं। वैसे तो पॉलिटिशियन कोई भी बन सकता है, पर एक पॉलिटिशियन जिसके पास नॉलेज हो, हमारे प्रधानमंत्री जिनको इकोनॉमिक्स की डिग्री मिली हुई है वो वास्तव में इकोनॉमिक्स क्षेत्र में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे द्वारा की गई डिग्री, हमारा नॉलेज हमारे को बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर वास्तव में अगर हम पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाते हैं तो ये ऐसा है जैसे हवाओं के रुख के साथ दौड़ना। हालांकि पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कोई सिलेबस अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं है। कोई भी इंसान, इवन जिसने पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की, जिसकी बेसिक एजुकेशन भी नहीं हुई, वो भी पॉलिटिशियन बन सकता है। पर बात इस बात की नहीं कि आप पॉलिटिशियन बने या नहीं बने, बनने के बाद आप कितने सुधार लाए वो मैटर करता है।
सो मैं उन सब लोगों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि जिन्हें अपने सरपंच से, नायब तहसीलदार से, एडीएम से, एसडीएम से, कलेक्टर से, नेताओं से के लाइफ से जो प्रभावित है और ऐसी लाइफ अपने अंदर भी देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एरिया अच्छा हो सकता है, ये पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू मैम फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, बट हमारे लिए सबसे अच्छी और खास बात ये है कि मैथमेटिक्स से सब लोग घबराते हैं। सोशल साइंस जिनके पास भी जनरली लोग सोशल साइंस में आते ही इसी वजह से क्योंकि मैथमेटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। कुछ का कमाल के हम सब लोग हैं, किसी का क्रिएटिव माइंड है, किसी का लॉजिकल माइंड है, किसी का एनालिटिकल माइंड है, किसी का मैनेजरल माइंड है। सो मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का क्या रिलेशन है, और क्या मैथमेटिक्स को सोशल साइंस का सब्जेक्ट माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हम चाहेंगे कि आप प्रोफेसर भारती मैम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बारे में अपना नॉलेज शेयर करें। Good morning everyone, and thank you sir, Honorable Professor Sanjay Vyani sir, for giving us such a place जहाँ हम बहुत अच्छी अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। और आपने बहुत ही अच्छा कहा सर कि एक्चुअली मैथ्स से लोग घबराते हैं, पर आजकल सर लॉजिक बदल रहा है। एक्चुअली लोग मैथ्स तो लेना चाहते हैं, पर उसके साथ जो जुड़ी हुई भ्रांति है कि मैथमेटिक्स अगर हमने ली तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी रन करनी पड़ेगी, ये भी बहुत बड़ी लोगों के साथ मिस अंडरस्टैंडिंग है उनकी। तो इस वजह से भी कई बार मैथ्स नहीं ले पाते कि हम आगे साइंस बैकग्राउंड को नहीं रन कर सकते, तो ये गलत है। हमें मैथमेटिक्स तो सोशल साइंस ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब के लिए वो डोर ओपन कर देता है, क्योंकि मैथ्स को हम हर एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से जोड़ सकते हैं। अब रही बात कि मैथ्स को कौन लोग ले सकते हैं एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें सबसे बड़ा ये है कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए और उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में मजा आना चाहिए। अगर कोई बच्चा लॉजिकली सोचता है और उसको कैलकुलेटिंग पावर और उसके ब्रेन से उसे खेलना अच्छा लगता है तो मैथ्स में अपना करियर बना सकता है। इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज में जा सकता है। साइंस से तो हम जानते हैं कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में चला जाएगा, एस्ट्रोनॉट बन जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और वो उसे मैथ्स से जोड़कर देखना चाहता है तो वो अपने साथ मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस ले सकता है, जिसमें वो ग्राफिक्स और एनिमेशन के थ्रू अपनी नॉलेज सबको सर्वाइव कर सकता है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के साथ वो अपना करियर बना सकता है। इकोनॉमिक्स में वो पॉपुलेशन एनालिसिस के रूप में एक जॉब होती है जिसमें वो अपना करियर बना सकता है। साथ ही साथ स्टैटिक्स जो कि बहुत अच्छा अपने अंदर कैलकुलेशन भी लेके रखता है और उसमें तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो फॉरेंसिक एनालिसिस बन सकता है, वो आगे डेटा हैंडलिंग में इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी अपने साथ ये लेकर रखते हैं। साथ ही साथ मैथमेटिक्स में हम सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं, तो हम मैथ्स को फिलॉसफी के साथ ऐड करके एक कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, जिसमें हम आर्ट्स और मैथमेटिक्स की कॉम्बिनेशन को करके हम आगे सिविल सर्विसेज की फर्दर तैयारी कर सकते हैं। अभी इन दिनों जो सिविल सर्विसेज में काफी लोगों का रुझान बना और सब्जेक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर सिविल सर्विसेज के लिए सोचना कितना सेफ है और कितना कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वहाँ थोड़ी सी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो डेटा हैंडलिंग कर सकता है लेकिन सोशली उसे नहीं जोड़ पाता। लेकिन अगर बात हम करें सिविल सर्विसेज की तो मैथ्स के साथ आप पब्लिक एड को कॉम्बिनेशन लेकर आप उसे आगे सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अभी बताया कि मैथमेटिक्स प्लस फिलॉसफी आप उसको अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। साथ ही साथ हमने मैथमेटिक्स को इकोनॉमिक्स से कॉम्प्लेक्स कितना है, मैथमेटिक्स से कितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज आते हैं और सक्सेस रेटिंग कितनी है सोसाइटी में। जो लोग मैथ्स से लेकर चल सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कितने लोग व्यवहारिक रूप में उसमें चलना चाहते हैं और लोगों का रुझान क्या है। क्या मैथमेटिक्स को एक फेवरेट सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, क्या एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सिविल सर्विसेज? सर सिविल सर्विसेज में कॉम्बिनेशन जब तक लोगों को पता नहीं होते कि इसकी हम फर्दर और आगे सोशली कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तब तक वो उसे कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि हम सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको आगे डिटेल में देखें, जैसे मैंने कहा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इसकी बहुत अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी होती है, क्लाइमेट एनालिसिस वो बन सकता है। आगे अगर हम उसे फर्दर ये चीजें बताएं कि इसको सोशली कनेक्ट करके, ज्योग्राफी के साथ उसे ऐड करके सर क्लाइमेट एनालिसिस के रूप में अपनी जॉब सिक्योरिटी कर सकता है, तो वहाँ उनको जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो जब वो सोशली से कनेक्ट करके देखेंगे तो उसमें मेरे हिसाब से वो सिंप्लिसिटी हो सकती है। और जब तक उसे इस चीज की नॉलेज नहीं होगी कि वो सिर्फ कैलकुलेशन तक ही सीमित रहे तो वो आगे उस चीज को नहीं कर पाएगा। कितना बच्चे जनरली के अच्छे स्कोर कर लेते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू? सर आजकल तो बहुत ज्यादा लॉजिकली ये हो रहा है। मैंने देखा है कि पहले की अपेक्षा आज बच्चे मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन कई बार लीक ऑफ नॉलेज की वजह से वो जब आजकल कई संस्थाएं ऐसी क्लासेस भी चलाती हैं कि आफ्टर 10th उन्हें बताया जाता है कि सिर्फ कोई बीटेक का जो चाव होता है, तो बच्चे वहां से डर जाते हैं और वो ये सोचकर कि हमें फिजिक्स लर्न करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री लर्न करनी पड़ेगी, उससे थोड़ा अपार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करें कि मैथ्स के साथ हम आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, स्टैटिक्स फील्ड्स है,
या हमारा पॉलिटिकल फील्ड है, वो वहाँ हर जगह मैथ्स को अपॉर्चुनिटी बताकर अगर बच्चे को कन्वे करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, तो मेरे हिसाब से बच्चे फर्दर इसे आगे अपना फ्यूचर के रूप में अडॉप्ट बहुत अच्छा, करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि दिस इज वेरी रेयर स्किल। अगर बच्चे में अगर मैथमेटिक्स स्किल अच्छी है तो उसे कुछ लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, पार संभावना है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है, क्योंकि आपके पास बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि हम सब लोग आजकल लॉजिकल हो गए, हमारा आईक्यू लेवल बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है और हम लोग हर चीज में लॉजिक देखने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो आप किसी भी लाइन में अगर जाएंगे तो आपको तुरंत सक्सेस मिलेगी। सो मैथमेटिक्स को एक अच्छी जॉब दिलाने वाले सब्जेक्ट की तरह से देखा जा सकता है। शुक्रिया मैम, आपने बहुत उत्साह के साथ अपने सवालों का जवाब दिया है। मैंने आपको एक अच्छे टीचर के रूप में देखा है, डिमांडिंग टीचर के रूप में, और मैथमेटिक्स होने के बावजूद भी आप इमोशनल लेवल पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको काउंसलिंग करते हुए भी देखा है। शुक्रिया एंड वी फील प्राउड। थैंक यू भारती मैम, प्रोफेसर भारती मैम। एक और एरिया है, क्योंकि दोनों बहुत ही डाइवर्सिफाई और डिफरेंट एरिया है, पर दोनों प्रोफेसर पास पास बैठे हैं। एक मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल और एक क्रिएटिव थिंकिंग वाले प्रोफेसर, जो कि लॉजिक से वो सोचते ही नहीं है, इलॉजिकल सोचते हैं। इलॉजिकल जो इमेजिनेशन वाली दुनिया में सोचते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी। कुछ बच्चों में क्रिएटिविटी इतनी जबरदस्त है, पर अनफॉर्चुनेट आई एम वेरी सॉरी टू से इन आवर सोसाइटी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से दबा दिया गया है। क्रिएटिव पर्सन को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि हकीकत ये दुनिया खूबसूरत क्रिएटिव लोगों ने बनाई है। क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी स्किल है। मुझे लगता है आइंस्टाइन बहुत क्रिएटिव रहे हैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन करते थे, कल्पना करते थे और उसे फिर प्रयोग से साबित करते थे। क्रिएटिव लोग ही दुनिया में कुछ नया इनोवेशन लेकर आते हैं। तो क्रिएटिव लोगों को सोसाइटी में बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ एस्टेब्लिश नहीं होती, इसलिए लोग उन पर विश्वास नहीं करते। और क्रिएटिव लोग जो है वो एजुकेशन में भी रिजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लॉजिकल लोग हैं वही अच्छे वर्कर बन सकते हैं। सो विशाखा मैम, आपका सब्जेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्रिएटिव। आपको क्या लगता है कि किन बच्चों को विजुअल आर्ट्स के अंदर, क्योंकि विजुअल आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन दिनों जॉब की बहुत संभावनाएं हैं। मैं तो जितनी एडवर्टाइजिंग डिजाइन करते हुए देखता हूँ, वही एडवर्टाइजिंग डिजाइन हमको भाती है या पसंद आती है या अच्छी लगती है जो लोगों को दिल को छूती है। दिल को छूना दिमाग को छूने से भी बड़ा काम है, इसलिए वहाँ पे हमारे को क्रिएटिव होने की जरूरत है, वहाँ साइकोलॉजिकली समझने की जरूरत है, वहाँ पे इमेजिनेशन की जरूरत है, वहाँ फील की जरूरत है। तो विजुअल आर्ट्स को आप किस तरह से देखते हैं कि बच्चों में क्या ऐसा हो कि वो विजुअल आर्ट्स को ले अपने कोर्स के अंदर, जैसे अपना प्रोफेशन बना डालें? ऐसा क्या स्किल होने चाहिए? ओवर टू विशाखा, प्रोफेसर विशाखा। थैंक यू सर फॉर द क्वेश्चन। आफ्टर 12th कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं पढ़नी होती है, किसी को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना होता, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं होता, जिन्हें पढ़ना ही नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि ड्राइंग एंड पेंटिंग ले लेते हैं, बहुत इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ ड्राइंग ही करनी होगी, थ्योरी होगी नहीं। बट सर बच्चे गलत होते हैं, इसमें भी थ्योरी पार्ट होता है, हमें आर्ट हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अगर फिर फर्स्ट सर ये प्रोफेशनल कोर्स है, फर्स्ट ईयर में आर्ट हिस्ट्री के साथ साथ हमें हमारी स्केचिंग डेवलप करनी पड़ती है, स्केचेस पढ़ने पड़ते हैं कि कैसे एक सॉफ्टवेयर से कैसे हम एक नया डिज़ाइन बनाएं, क्योंकि आज के फील्ड में हर जगह जहाँ पे भी जाओगे आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ फैमिली ऐसी होती है जो ये बोलती है कि नहीं ये ऐसा कोर्स नहीं है जो बाद में काम आएगा, बट ये कोर्स इस टाइम में 2014 में जब यूएस के ब्यूरो ने जब इसका एनालाइज किया था तब 2-3% इसका इंटीग्रेट हुआ था कि अदर कोर्सेज के कंपैरेटिवली, बट आज के टाइम में 58% इसका राइज हुआ है। आज के टाइम में जब भी प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो बीबीए का भी नेम लिया जाता है। पहले बीबीए को शायद कोई जानता भी नहीं था, पहले बीबीए से पहले इसको बहुत पॉपुलर बीएफए के नाम से जाना जाता है, बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स। सो क्या ये बीएफए और बीबीए बोथ आर द सेम थिंग? यस सर। सर बीएफए में सिर्फ ड्रामा और डांस पेंटिंग को इंक्लूड करते थे, बट इसमें अब विजुअल एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें हम बेसिकली कंप्यूटर पे काम करके इसको देख के एनालाइज करके फिर एनिमेशन के अकॉर्डिंग ड्राइंग करते हैं। ग्रेट। सो अगर आप क्रिएटिव हैं, यदि आपको पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है,
आपको कंप्यूटर पे कुछ बनाने में अच्छा लगता है, आपको एडवर्टाइजिंग डिजाइन अपील करती है, आप हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्रिएटिविटी को देख रहे हैं, आप पूरे नेचर लवर है, आपको शांत रहना अच्छा लगता है, आप फन लवर है, और आप में कविताएं लिखने का शौक है, आप इमेजिनेशन करते हैं, आप कुछ स्केच बनाना आपको हमेशा फेवरेट रहा है। मुझे लगता है ऐसे केस के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा है सब्जेक्ट विजुअल आर्ट्स। और विजुअल आर्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोप जो मुझे समझ आता है वो अप्लाइड आर्ट्स में, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस है। सो मैं विशाखा मैम से ये जानना चाहूँगा कि एज फार एज जॉब अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न, विजुअल आर्ट्स की कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन एरिया है, उन एरियाज के अंदर क्या स्कोप है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्या है? सर 3 स्पेशलाइजेशन कोर्स है, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट। पेंटिंग में आप फ्रीलांस काम कर सकते हो, स्कल्पचर बहुत कम लोग होते हैं जो स्कल्पचर अडॉप्ट करते हैं, बट अप्लाइज में अभी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसमें आप इलस्ट्रेशन कर सकते हो, कैरिकेचर्स बना सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, क्योंकि फोटोग्राफी हर फील्ड में काम में आती है। किसी भी प्रोडक्ट ऐड करना है आपको फोटोग्राफी की जरूरत है, कोई प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है उसके लिए उसकी डिजाइनिंग पहले जरूरी है, उसका लोगो बनाना जरूरी है, उसका टैगलाइन बनाना जरूरी है, जो कि अप्लाइड आर्ट के थ्रू ही होता है। पर कमाल की बात यह है कि इन सब प्रोफेशन में अगर आप में एंटरप्राइजिंग कैपेसिटी है, आप एंटरप्रेन्योर है, तो आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं, आप अपना घर बैठे अपना काम कर सकते हैं, आप फोटोग्राफर है तो आप फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। सो और गर्ल्स के लिए भी बहुत सुटेबल वर्क है ये, क्योंकि गर्ल्स आर मोर क्रिएटिव। सो निश्चित रूप से हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए, पूरी सोसाइटी को इस बात पे फोकस करना चाहिए। क्या बात, लाल फूल को नीला ना बनाएं और नीले फूल को पीला ना बनाएं, और कृपया पीले फूल को हरा फूल ना बनाने की कोशिश करें। जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करें, जिसमें जो स्किल है वो कोर्स उसको करने दें। ये सफलता का मंत्र हो सकता है, क्योंकि सफलता वहाँ है जहाँ आपका अपना मन लगता है, जहाँ आपका अपना जहन है, जहाँ आपकी एनर्जी है। सो इज कीपिंग दिस व्यू पॉइंट इन माइंड, लॉजिकल थिंकिंग इज गुड, इमोशनल थिंकिंग इज गुड, क्रिएटिविटी इज गुड, एनालिटिकल स्किल इज गुड, बट हमें एक सही इंसान को सही कोर्स देने के लिए प्रयास करने चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू विशाखा मैम। हमारे बीच में एक और प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर शकीना, जो कि मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो कि मीडिया से रिलेटेड है। लड़कियों के लिए या बच्चों के लिए मीडिया किन्हें ऑप्ट करना चाहिए और क्यों ऑप्ट करना चाहिए? सर, मुझे इस पैनल में आपको देने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर, कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 शब्दों को बयान करती है, वैसे ही मास कम्युनिकेशन जो ये सब कोर्स है, ये एक ही कोर्स आपको 1000 जॉब से जोड़ता है और हर जगह अपॉर्चुनिटी देता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है, ये मास कम्युनिकेशन एक चैलेंजिंग जॉब माना जाता है। इसमें वही लोग आते हैं जो चैलेंज दे सकते हैं, और खुद क्रिएटिविटी के साथ साथ विल पावर भी उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वही लोग मास कम्युनिकेशन में सक्सेस होते हैं। ये किसी ग्रुप के लिए नहीं होता, किसी क्लास के लिए नहीं होता, ये मास से जोड़े रखता है लोगों को। और मास से जोड़ने के लिए हमें हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो सोच है, वो सबसे डिफरेंट होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा। कौन से कोर्सेज हैं मास कम्युनिकेशन में जो बच्चे जनरली ऑप्ट करके अपनी लाइफ में जा सकते हैं? क्योंकि टीवी, रेडियो, कितना स्कोप है आजकल, कितने रेडियो चैनल, कितने टीवी चैनल, कितने अखबार, कितनी ऑनलाइन मार्केटिंग, कितने ई कॉमर्स, सब जगह जहाँ देखोगे आप मीडिया का बहुत प्रभाव हो गया है। तो कौन से कोर्सेज हैं आपके, आप जिनको रिकमेंड करते हैं, जो करके बच्चे अपनी लाइफ जयपुर में बच्चे अपना आगे करियर बना सकते हैं लाइफ में? सर, जो बच्चे 12th के बाद में इस कोर्स को लेते हैं वो BGMC के थ्रू इसमें आ सकते हैं, और जो बैचलर्स की डिग्री ले लेते हैं वो MGMC करके इसमें आ सकते हैं। एंड ये मास कम्युनिकेशन कोर्स हमें रेडियो, टीवी और पब्लिक रिलेशन और प्रिंटिंग इन सब से एक साथ से जोड़ देता है। इसमें हम एंकरिंग कर सकते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं। और इस कोर्स के साथ साथ मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं सर, जो लोग बिल्कुल फर्श पर थे वो अर्श पर आ गए हैं। ये उनकी विल पावर ही थी। तो इस कोर्स में आने के साथ साथ सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए कि आप
किस बेस पे आप इसमें काम करना चाहते हैं। कुछ लोग तो केवल इसे टाइम पास के लिए, लेकिन ये टाइम पास के लिए नहीं है। ये कोर्स हमको एक मीडिया चैनल के थ्रू हमें देश की राजनीति से भी जोड़ देता है और राजनीति पर बैठे हुए लोगों को फर्श पर भी लाकर रख सकता है ये कोर्स। बहुत अच्छा है, आपने बताया कि ये जो कोर्स है बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है और जिनमें तगड़ी विल पावर हो और जो लगातार अपना काम कर सकते हो और मेहनत कर सकते हैं, उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें तो हम सभी लोग एग्री हैं इस बात से कि आज हर जगह जो इस सब्जेक्ट की डिमांड है, पर जरूरत फिर उसी बात की है कि आपका पैशन होना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए मेरी आवाज़ दमदार है, मैं अपनी बात में वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोल सकता हूँ, मेरी आवाज़ सुन के लोग प्रभावित होते हैं। अगर आप में कुछ ऐसा है, आपकी आवाज़ में दम है, आपकी सोच में दम है, आप क्रिएटिव है, आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स पसंद ना करे कोई बात नहीं, तो मास कम्युनिकेशन एक अच्छी लाइन हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे आज बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह से छा गए हैं, जिनको हम पर्सनली जानने लगे हैं, ये संभव हुआ है मास कम्युनिकेशन से। तो आप आज की सोसाइटी में, आज के ज़माने में मास कम्युनिकेशन में बढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी करियर की अपार संभावनाएं हैं। अगर आप पैशनेट हैं, आपकी उसमें रुचि है तो शुक्रिया, थैंक यू। पर एक और जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में सोशल साइंस सब्जेक्ट पे जो इकोनॉमिक्स ब्रांच लेकर आगे बढ़ते हैं, उनकी करियर में क्या संभावना है? प्रोफेसर पायल। Thank you sir for giving me such a good opportunity to answer a good question कि सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। आप बीए इकोनॉमिक्स करते हो, बीए इकोनॉमिक्स करके आप एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हो, उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो नेट के लिए, और या फिर उसके अलावा आप पीएचडी भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। क्योंकि इस इकोनॉमिक्स के अंदर आप पूरी इंडियन इकोनॉमी, पूरी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हो। और अगर देखा जाए तो हमने जो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स के बारे में देखा है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारी व्यवस्थाएं, सारे सब्जेक्ट्स की एक अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो विदाउट नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नॉट पॉसिबल। हम सेंटर का बजट बनाते हैं, अकॉर्डिंगली हम स्टेट का बजट बनाते हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम फाइनेंस को डिसाइड करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इकोनॉमी एक देश की कैसे डेवलप होगी, एक देश कैसे ग्रो करेगा, वो सारा इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ही पॉसिबल है। तो जिस इंडिविजुअल को इंटरेस्ट है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में, उस बच्चे को इकोनॉमिक्स अडॉप्ट करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि अभी वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो इकोनॉमिस्ट है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, वो भी इकोनॉमिस्ट थे। तो इकोनॉमिक्स सच ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी जुटाते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी जुटाते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी ब्रांच हो सकती है। पर ऐसा कहते हैं पहले मैम कि देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज जो लोगों को परेशान करती है, जो लोग मैथमेटिक्स में वीक है, जिनकी स्टैटिस्टिक्स कमजोर है, जिनको कैलकुलेशन अच्छा नहीं लगता, तो क्या उन्हें इकोनॉमिक्स लेना चाहिए? सर बहुत लिटिल पार्ट होता है न्यूमेरिकल पार्ट इकोनॉमिक्स के अंदर, ज़्यादातर ग्राफ्स एंड चार्ट्स होते हैं और पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे हमें लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन या फिर माइंड को यूज़ करके हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है। अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जिस टाइम के हमारे मनमोहन सिंह जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, और हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो उन्हीं के तालमेल के बेसिस पे हम लोग यहाँ ग्रो कर पाए। अगर उस टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 नहीं लॉन्च हुई होती तो आज जहाँ देश है वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता, हम कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी समहाउ पार्ट है इकोनॉमिक्स का, हम इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है वो थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ में वो इकोनॉमिक्स में घुसे। Great. Thank you ma'am for giving such a precise information. शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे बीच में फर्दर जो एकता प्रोफेसर एकता मैम है, प्रोफेसर एकता मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर्स है और पिछले 10 साल से भी अधिक समय हो गया एजुकेशन में। तो हम आप जानना चाहेंगे मैम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किन लोगों को अपना करियर बनाना चाहिए और उनमें ऐसा क्या हो उनके व्यक्तित्व में कि वो इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर परस्यू करें? थैंक यू सर। जैसे कि नाम से ही सर
पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो लोग जाना चाहते हैं, अपना करियर जो सिविल सर्विसेज में बनाना चाहते हैं, वैसे तो ट्रेड में भी यही है कि जो भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है वो ऑप्ट करता है सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता है तो इसके अंदर वो जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं, जैसे लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो कैसे रन करती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं और कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें वो फंडामेंटली जान जाता है। तो उसका ये जो स्किल होता है, नॉलेज होता है वो बढ़ जाता है, उसको पता चलता है कि किस किस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ता है। तो जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो किस तरह से फॉर्मेट हों और फॉर्मेशन होने के बाद उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, इसका बेसिक नॉलेज बच्चे को मिल जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और जो इनका फर्स्ट पेपर होता है उसमें जीएस होता है, तो उसमें सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स का एक रेशियो होता है कि उससे उनसे सब्जेक्ट्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और उसको क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चा जो भी उसका सब्जेक्ट उसने चूज किया है फर्दर उस पर वर्क करके उस पर स्पेशलाइजेशन होने के बाद वो कर सकते हैं। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इसके लिए एक बेसिक नॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। तो जो बातें निकल के आई मैम, एक तो डोमिनेंसी होनी चाहिए, आपको अपने बात में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए, आप थोड़े हार्ड होने चाहिए, आप में डोमिनेंसी पावर होनी चाहिए, आप में मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए। ये सब कुछ बेसिक है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। अगर आपका भी ऐसा ही व्यक्तित्व है और आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं और प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही जगह पे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड है जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखते हैं, जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाते हैं, जो पॉलिसी फ्रेम भी करते हैं और पॉलिसीज से को इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। अच्छे व्यक्तित्व के जो लोग धनी होते हैं, जिनको साइकोलॉजी की भी समझ होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली दिशा के सर ने बताया था ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो IAS और RAS के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर सच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक बहुत जैसा कि अभी प्रोफेसर साकेत सर ने भी बताया था कि ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी है। हम जिस जियो लोकेशन में हम रह रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होना, पूरे ब्रह्मांड और नक्षत्र और धरा के बारे में जानकारी होना, तो किस तरह का व्यक्तित्व हो किसी बच्चे का कि उसे ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट अपने कोर्स में, अपने करियर में सेलेक्ट करना चाहिए। निखिल चतुर्वेदी सर, प्रोफेसर निखिल चतुर्वेदी सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी सब्जेक्ट उसको लेना चाहिए जिसका इंटरेस्ट उसके देश के बारे में, विश्व के बारे में जानना कि वो देश कंट्री तो कैसे बने। एक गोलार्ध, अपन पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। तो अपना देश किस गोलार्ध में स्थित है, कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर है, कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर कौन कौन से संसाधन हैं जो मौजूद हैं, जिनका हम कितना उपयोग करते हैं, कितने ऐसे संसाधन हैं जो अनुपयोगी हैं, जिनकी संभावना है, जिनको हम भविष्य में हम यूज कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि पवन ऊर्जा जो अपने आप एक संसाधन है जो का कम से कम उपयोग हम कर रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर देखें अपन तो देखें स्थिति जैसी क्लाइमेट यानी कि जलवायु कैसी है, मानसून कैसा है। जैसे भारत की पढ़ाई अपन तो भारत का मानसून कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसून है, तो ऐसे यूएसए का कैसे है, ऐसे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जानना कि वहाँ क्लाइमेट कैसे है, मानसून कैसे आते हैं, मिट्टी जो है भूमि की कितनी लेयर होती हैं, कितनी परतें होती हैं, उनको जानना, कौन सी उपयोगी है, कहाँ पर है। अगर बच्चों का इस तरह का इंटरेस्ट रहा, उनको अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलते रहे, उन्हें जानकारी लेने में क्यूरियोसिटी है, ये सब जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ज्योग्राफी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो अपने आगे जो एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम जब दे रहे हैं, तो कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है? ज़्यादातर सारे एग्जाम ही ऐसे हैं, जो भी एग्जाम है सारे जीके के अंदर सबसे अधिक जो पार्ट रहता है वो ज्योग्राफी का रहता है। सबसे अधिक क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी के होते हैं। सिविल सर्विस हो या नॉर्मल जो भी सर्विस हैं, आपकी SSC वगैरह हैं, एनीथिंग जो भी हैं, सब में ज्योग्राफी का पार्ट होता ही होता है। तो जीके क्योंकि सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट्स में है और जीके के अंदर ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाता है, उसके ज़्यादा प्रश्न होते हैं।
इसलिए अपार्ट फ्रॉम द स्पेशलाइजेशन, अगर ज्योग्राफी है तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन तो है ही, जीके में भी बच्चे अच्छे स्कोर कर सकेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास इन्फॉर्मेशन थी, धन्यवाद। पर एक मैं आगे इसको बढ़ाना चाहूँगा और हमारे बीच में प्रोफेसर शिप्रा गुप्ता मैम है जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है। साइकोलॉजी वास्तव में कमाल की ब्रांच है। साइकोलॉजी जो है वो इंसान को जानने की, इंसान कितना ताकतवर है, इंसान कितना पावरफुल है, हम वैसे कितने लोग जान पाए इस बात को, कितने लोगों को पता है ये बात कि हम वास्तव में बहुत पावरफुल है और हमारे अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। हम अगर एचआर को डील कर रहे हैं तो हम इंसानों को डील कर रहे हैं। एक टीचर को जब ये बात समझ में आ जाए तो उसको कितनी खुशी का अनुभव होने लगेगा कि वो मशीनों को नहीं डील कर रहा, वो इंसानों को डील कर रहा है। साइकोलॉजी इज ए वेरी सो पावरफुल सब्जेक्ट। सो साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स को मैम आप सर्विसेज और प्रैक्टिस दोनों एंगल से किस तरह से आप देख रहे हैं, और साइकोलॉजी में फ्यूचर जो करियर प्रोस्पेक्टस है उनको आप किस तरह से देखते हैं? ओवर टू प्रोफेसर शिप्रा गुप्ता मैम। थैंक यू सर, नमस्कार। जैसा सर ने अभी कहा कि साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग और रुचि का विषय है, तो उसी संदर्भ में मैं बताऊंगी कि जिसे मानव व्यवहार को जानने में रुचि है, जिज्ञासा, क्यों, जिसके अंदर तर्क है, जो जवाब जानना चाहता है कि एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग प्रकार से बिहेव क्यों करते हैं, उस क्यों का जवाब साइकोलॉजी देती है। और जो ये जानना चाहते हैं वो इस विषय को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं। तो समाज में क्यों, जिज्ञासा, समाज कैसे रन करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हमारे मनोविज्ञान का ही भाग हैं। मनोविज्ञान हमारे दिन प्रतिदिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, दिन प्रतिदिन की जो जिंदगी है उसमें सर्वाइव करने के लिए मनोविज्ञान अति आवश्यक है। कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन सब मनोवैज्ञानिक हैं अपने अपने स्तर पे और समाज में सर्वाइव कर रहे हैं। और इसी दिशा में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं मनोविज्ञान की दिशा में, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं समाज से जुड़े हुए। अगर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब में क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन्स, आउटपुट कम आना, इस तरीके की प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स जिंदगी में आ रही हैं, तो सभी गवर्नमेंट जॉब्स में अभी एक ऑप्शंस क्रिएट किया गया है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक साइकोलॉजिस्ट नियुक्त किया जाएगा जो उस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं लोग, उनके जॉब स्ट्रेस को कम करने का काम करेगा ताकि उनकी स्किल्स और उनका आउटपुट बढ़ सके। और यही हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, एनजीओज की बात करते हैं, समाज को कुछ देने की बात करते हैं, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप बहुत बड़ा योगदान एक सुसंस्कृत समाज को बनाने में कर सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एचआर, इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं, एक समाज का जो निर्माण होता है, एक संस्थान का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। इसका इनिशिएट अगर हमने 12th बेस पे नहीं किया है, 12th में हमने नहीं किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम बीए लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो भी हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसके माध्यम से हम इसमें अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, कोई अपराध क्यों हुआ है, तो आप पुलिस के साथ मिलके, फोरेंसिक लैब के साथ मिलके आप ऐसे साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। बहुत ही आपने सही बोला शिप्रा मैम, क्योंकि इन दिनों देखा गया है कि अच्छे साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। अगर आप थाने में हैं, पुलिस थाने के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट बैठ जाए तो अपराध कम हो जाए, अगर हॉस्पिटल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठ जाए तो मरीज कम हो जाए, क्योंकि हम खुद ही इतने सेल्फ सस्टेन पर्सन्स हैं पर आइडियाज नहीं है लोगों के पास, एक परिपक्व दिमाग की कमी है। तो अगर हमारे पास ये जिज्ञासाएं हैं और हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में चिंतित है और हम लोग ह्यूमन रिसर्च करना चाहते हैं और हमारे को हमेशा इस बात का फोकस रहता है कि लोगों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, और इस तरह का हमारा अगर है तो मुझे लगता है इसमें पार संभावना है। यानी ये जो आने वाला टिकेट्स है होगा वो मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ साइकोलॉजिस्ट का होगा। सर आने वाला जो समय है, क्योंकि मानव जीवन इतना ज्यादा संघर्षों में रत हो गया है कि अब मनोवैज्ञानिक की प्रत्येक को आवश्यकता है। यस, क्योंकि कंपटीशन हो गई, लॉजिकल माइंड ने बहुत काम कर लिया, लॉजिकल थिंकिंग ने बहुत काम कर लिया, लोग मैकेनिकल होके देख चुके हैं। सब लोग जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ देख लिया है,
लेकिन असल में तो एक विचार है जो इंसान को बनाता है और इंसान को बदलता है। वो विचार एक एक्सपर्ट ही दे सकता है जिसने उस विचार और उसके विचार के परिणाम को डालकर देखा हो। सो अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स है और लेडीज के लिए और गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स है, क्योंकि जो मन की समझ है वो लेडीज को जितना क्रिएटिव तरीके से सोच सकती है शायद जेंट्स नहीं सोच सकता। सो साइकोलॉजी में प्राइवेट प्रैक्टिस का और जॉब का दोनों का बहुत अच्छा है। और जो लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, जिन्होंने MBA नहीं किया है फिर भी मैनेजर बनना चाहते हैं, तो मैनेजर वो जो लोगों को पढ़ता हो, जो लोगों को जानता हो, जो लोगों से काम ले सके, तो घबराने की बात नहीं है। आप MBA नहीं भी है और MA साइकोलॉजी से है तो आप किसी MBA से कम भी नहीं है, क्योंकि एक मैनेजर का जो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन मानी जाती है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन का मतलब होता है हु कैन टेक वर्क फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों को मोटिवेट कर सके, लोगों से काम ले सके, वो मैनेजर होता है। वो मैनेजर नहीं होता है जो कंप्यूटर चलाता है, वो और अच्छा मैनेजर नहीं होता जो फाइनेंस चलाता है। असल में असली मैनेजर वो होता है जो इस तरह की सबसे प्रीसियस असेट जिसे ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं उनको डायरेक्शन देता है, उनसे गाइड करता है, उनसे काम लेता है। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत अच्छा करियर स्कोप है। पर फिर वही बात है, कुल मिला के जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ सक्सेस है। जहाँ आप जबरदस्ती कर रहे हैं, जहाँ आप किसी को पाने के लिए चले हैं जबकि इसके नहीं है, वहाँ पे आपको फेलियर मिलने वाली है। तो हर कोर्स के लिए एक डिफरेंट एप्टीट्यूड चाहिए। साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ व्यवहार करना, इंटरेक्टिव होना, कम्युनिकेटिव होना, जिज्ञासा का होना, इन सब और पुराने माइथोलॉजी के बारे में जानकारी होना, नॉलेज का सर्जन होना, नॉलेज इकट्ठा करने की आदत का होना, फिक्शन को पढ़ना, स्टोरी बुक को पढ़ना, उस बुक को पढ़ के नया इंटरप्रिटेशन करना, अगर आपकी हैबिट है तो आपके लिए साइकोलॉजी का अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है जो बहुत ही पावरफुल टीचर भी है, पैशनेट टीचर भी है, प्रोफेसर मीनाक्षी मैम, जो नेट भी क्वालिफाइड है, PhD और सेकंड PhD भी कर रहे हैं, जो अपने दो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन रखते हैं। साइकोलॉजी की भी जिनको समझ है, लेकिन जो उनका स्पेशलाइजेशन है वो इंग्लिश लिटरेचर है। सो इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है, सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज की तरह से देखा जाता है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, चैलेंजिंग भी है। और मैंने देखा है कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही कम टीचर्स इस सब्जेक्ट में मास्टर्स किए हुए मिलते हैं। तो प्रोफेसर मीनाक्षी मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर पे करियर किन लोगों को बनाना चाहिए और आगे उनमें करियर की क्या प्रोस्पेक्टस है? A very warm good morning to everybody. First of all, I'd like to appreciate this effort, this initiative, and I'm very thankful to you that you chose me to be a part of this panel. As you said rightly, that this subject is actually having a lot of application, it is in demand, but unfortunately, I feel very bad in conveying this subject which is very much neglected in our society, among the parents, among the teachers. Why? Because right from the very beginning in the schools, we focus more on the other subjects like physics, chemistry, math, botany, or economics and other subjects. And we are very reluctant about the subject. Parents don't bother how much marks a child is getting in English literature or English subject. But basically this subject is having a multifaceted dimension. This subject is the only subject which has a universal application. In any subject, in any form, basically this subject is universally applied. You can take any subject. If you don't have an adequate knowledge of English, you won't be able to excel in that. Basically, English literature is a subject which can generate aestheticism in you. That means how you can beautify your emotions. This is a subject which can teach you how to express and how to entertain your emotions. It is a world of imagination but with logic. In literature, you will not sustain without logic. You have logic in mind, you imagine, you put your logic with that, you create something new. Now coming to the question, what are the future perspectives in this subject? An English literature, a specific person who has a command over this language can find their application in any kind of a field. For example, you can become a content writer. You can become a content developer. Nowadays, right from a decade I should quote it, in literature we have a specific branch of linguistics. That linguistic is having such a wide demand in society. For example, as you all know, we are Indians, we are very much fond of cricket. Our cricketers, they are also in need of good linguists. They need language trainers
When they communicate with the media, they come for interviews and all. Before that, they have a prior 6-month sessions of their languages. So language experts, they are having a universal applicability. You can find career in any ways, anywhere. You can join media if you have good command over your language. You can be a very effective teacher, a trainer if you have a very well developed command over your language. So this is actually what literature is about and how we can excel over it. Yes, definitely. हम सब लोगों ने देखा कितना स्कोप है अगर आप कंटेंट राइटर का काम कितना इम्पोर्टेंट है आजकल. इफ यू कैन राइट ए ब्लॉग सो दैट यू कैन अर्न ए लॉट. आप अपना बैठ कर भी अपना काम कर सकते हैं. और आपने बताया कि लैंग्वेज जो है वो हर जगह हर फील्ड में हर पर्सन को ट्रेनिंग है और अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं. आपके पास बहुत अगर सही इंफॉर्मेशन और आपके पास लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज है तो वो उसका जो सबसे ग्लोबली सबसे हाईएस्ट लेवल पे बोली जाने वाली लैंग्वेज है. आपका हॉराइजन बहुत बड़ा हो गया. आप नेशनल नहीं आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करने की कैपेसिटी रखने लगे हैं. सो शुक्रिया, थैंक यू मैम. एंड फाइनली हमारे बीच में आज जो है अनदर एक्सपर्ट सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र सर. प्रोफेसर धर्मेंद्र सर, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो ब्रांच है. सो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो समाज से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और पब्लिक सब्जेक्ट है उसमें वो भी समाज से जुड़ा हुआ है. लेकिन इसमें हम प्रशासनिक सेवाओं में जाकर समाज से जुड़ सकते हैं. तो समाजशास्त्र जो विषय है उसके माध्यम से अलग हम भिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं. जैसे पहला क्षेत्र है इसमें प्रशासनिक सेवाओं में. हम प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए एक अच्छे विषय के रूप में समाजशास्त्र को ले सकते हैं. अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली परीक्षा और राजस्थान या स्टेट लेवल पर होने वाली परीक्षाओं में हम इसमें जा सकते हैं. किस तरह का एटीट्यूड हो बच्चा जो सोशियोलॉजी जिसको लेना है उसमें किस तरह का स्किल होना चाहिए, किस तरह का एटीट्यूड उसका होना चाहिए, उसे सोशियोलॉजी किन बच्चों को लिया जाना चाहिए? ऐसे बच्चे जो समाज में चेंज लाना चाहते हैं, जो सामाजिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, वो एनजीओ के माध्यम से इसमें जा सकते हैं. अपना एनजीओ या एनजीओ खोल सकते हैं या एनजीओ से जुड़कर समाज में होने वाली समस्या जैसे गरीब बच्चे हैं या जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है उनको दूर किया जा सकता है. इसके अलावा हम इसमें टीचिंग में भी जा सकते हैं. टीचिंग में जैसे बीएड कर हम इसमें बहुत ही आपने ठीक बताया. जो एनजीओ मैंने तो देखा है बहुत से बच्चे सिर्फ यही बोलते हैं कि मुझे अपना एनजीओ बनाना है. तो आपके पास कोई आइडिया है और आप सर्व करना चाहते हैं, मुझे लगता है दिस इज द कोर पर्पस ऑफ लाइफ टू सर्व अदर्स. तो उसके लिए सोशियोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है. सभी फील्ड का हमको नॉलेज मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लिसनर है उन्होंने बहुत बारीकी से हर एक्सपर्ट के राय को जाना है. और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है जिसमें इतने सब एक्सपर्ट एक ही जगह बैठ के हम अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं. ना सिर्फ लिसनर ने इतनी सब बातें जानी, हम सब लोगों का भी नॉलेज बहुत रिच हुआ है. हम सब लोगों ने भी एक दूसरे की ब्रांचेस को बहुत बारीकी से देखा है. कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे बीच में हैं और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे सवाल जो इस डिस्कशन के दौरान आए हो और आप पूछना चाहते हैं तो ऐसे सवाल अगर आप पूछना चाहें तो प्लीज रेज योर हैंड. यस प्लीज. मेरा सवाल ये है कि हम एजुकेशन लाइन में साइकोलॉजी को अपना एज ए करियर कैसे बना सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट की लाइन है क्योंकि जो टीचर होता है उसका काम है स्टूडेंट के मनोविज्ञान को समझना, उसी के अनुसार वर्क करना. क्योंकि बेसिकली हमारा सबका उद्देश्य है कि स्टूडेंट लर्निंग कर पाए और वो लर्निंग वो कैसे करेगा वो एक मनोवैज्ञानिक का काम है. तो टीचर जो है वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है और उसको अपने स्टूडेंट्स को समझ के उसी के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग करनी पड़ेगी ताकि उसके अंदर लर्निंग हो सके. देखिए अभी सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स है. अगर ये 125 करोड़ लोगों का मुल्क है तो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो टीचर्स है. लेकिन वो टीचर्स में हम देखें तो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सामने वाले तक किस हद तक पहुंच रही है, वो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी. जहाँ हम लोगों को तैयार करते हैं पढ़ने के लिए, उनके मन को जानते हैं आप. उनकी हर बच्चा डिफरेंट है. कोई 125 करोड़ अगर भारत देश की आबादी है तो एक इंसान दूसरे इंसान जैसा ही नहीं है.
तो अगर टीचर साइकोलॉजी का एक्सपर्ट है और उसे लोगों की व्यवहार और उसके पीछे कारण जानने की आदत है और उसके बाद कोई समाधान है तो कमाल का है। सो अगर वास्तव में आप टीचर और टीचिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, आप टीचिंग को मस्ती इसके साथ लेना चाहते हैं, एंजॉय कर लेना चाहते हैं और टीचिंग को पूरा टीचर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है टीचिंग में साइकोलॉजी सबसे अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। साइकोलॉजी से आप सामने वाले को पढ़ने के लिए तैयार करते हैं, उसके बाद जो आप बोलते हैं वो उसके अंदर चले जाता है। इतना आसान है, टीचर बनना आसान है, सब्जेक्ट जान लेना आसान है, सब्जेक्ट की बात कर लेना आसान है, पर इंसान को समझ लेना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स बना है। सो आप बधाई देना चाहेंगे अगर आपने साइकोलॉजी को अपना सब्जेक्ट चुना है, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं और इसका स्कोप बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस परिचर्चा में बहुत इतने सब एक्सपर्ट एक प्लेटफॉर्म पर बैठे, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी जुटाई और ये टॉक शो जो था वो हमारे लिए बहुत अहमियत था। और हम सबसे बड़े ग्रेटफुल इस बात पे है कि ये सब प्लेटफॉर्म हमें जिस कॉलेज ने दिया है, कॉलेजेस बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहाँ एजुकेशन को एक इनोवेशन की तरह देखा जाता है, जहाँ एजुकेशन को एक प्रोफेशन की तरह देखा जाता है, जहाँ एजुकेशन को प्लेसमेंट की नज़र से देखा जाता है, जहाँ पे एजुकेशन को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एंगल से देखा जाता है, जहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस किया जाता है, जहाँ हर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की बात की जाती है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या, जॉब कैसे और उसके लिए शुरू से तैयारी की जाती है, जहाँ कॉलेज की शुरुआत मेडिटेशन से होती है, जहाँ रोजाना प्रेयर और असेंबली, जहाँ की रोजाना एक कल्चर है, जहाँ पे ये काम करने का तरीका है, जहाँ पर ऊर्जा के नाम से एक प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ हर बच्चे को उसके लाइफ का मोटो से जोड़ा जाता है, जहाँ उसको उसकी स्ट्रेंथ का एहसास कराया जाता है। मुझे लगता है कि ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एक खास बात है जो हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज को डिफरेंट बनाती है। और विजुअल आर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है, ये सारे डिसिप्लिन एक ही छत के नीचे हैं, तो इस कॉलेज को एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉलेज बोला जाए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब विजुअल आर्ट्स का बच्चा मैथमेटिक्स वाले बच्चे के साथ बैठता है और हॉस्टल में रहता है तो वो अपने विचार शेयर करता है, तो ये जो शेयरिंग है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट स्टूडेंट का किया जाता है, जहाँ पे एजुकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण करना है। मुझे लगता है ये इस कॉलेज को डिफरेंट बनाता है। सो मैं इस बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने भी अपना नॉलेज शेयर किया है, जो यंग है, डायनामिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, मुझे लगता है जब इस तरह के टीचर्स किसी इंस्टीट्यूशंस में वर्क करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है। और मैं पुनः आप सब लोगों को दिल से, जहन से और मन और आत्मा से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग इस परिचर्चा में भाग लिए। हम सब लोगों ने बहुत लर्न किया, बहुत सीखा, और उन सब तमाम लिसनर को जिन्होंने इस परिचर्चा के भाग लिया, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप करियर इन साइंस, करियर इन IT या करियर इन कॉमर्स ये सब जानकारी करना चाहते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने जो नॉलेज शेयर किया है वो वेब पोर्टल gurukpo.com, गुरु KPO यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक ऐसा वेब पोर्टल जो कॉलेज के टीचर्स ने बनाया है, जहाँ पे वीडियोस भी हैं, जहाँ पे स्टडी मटेरियल भी है और सब ऑनरेडी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे जो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर्म ही सबसे बड़ी पावर है। मुझे लगता है कि ये सोच ही इस सोसाइटी को बदल सकती है। कोई चीज़ खाली तो जाती ही नहीं है, हमें एक ही चीज को फोकस करने की आवश्यकता होती है और वो है एक्शन, एक्शन, एक्शन। रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉलोज एक्शंस। सो इस परिचर्चा में आप लोगों का लगातार सुनने के कारण, आप लोगों का लगातार हमारे एक्सपर्ट से इंटरेक्ट होने के कारण मैं आप सभी दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस where we all can trust. Thank you.